देखो हमारी क्लास को हो गया है कितना 3 महीना ना लगभग 10:30 वालों का। कौन से दिन पे हमने स्टार्ट किया था? 31 को ना। तो जुलाई, अगस्त, 10 सितंबर, अक्टूबर, तो 3 महीना हो गया है ना हमारी क्लास को। तो एक खास चीज आपको अगले 10-15 मिनट में समझना पड़ेगा कि हम और तुम जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, वो एक बड़ा एम है। अब इतना बड़ा शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो किसी बड़े एम के लिए एक बहुत तगड़ा माइंडसेट चाहिए आपको। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका रोड मैप। इस चीज में बहुत क्लियर होने का टाइम आ गया, क्योंकि 3 महीने से हम लगातार क्या पढ़ रहे हैं बताओ। पर एम खाली हमने डिसाइड किया है कि यार कोई भी एग्जाम, चाहे वो आईबीपीएस से रिलेटेड हो या फिर एसएससी से, अगर आप दो एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हो तो अगर ये क्लियर हो गया कि चलो ये करना है, तो हम पिछले 3 महीने से एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं उसको समझो। 3 महीने से हम जो कर रहे हैं वो पहली चीज है कि हम लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। उस लर्निंग में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सिलेबस को पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। बराबर यही कर रहे हैं ना। लेकिन देखो याद रखो कि कोई बहुत बड़ा एम छोटे रोड मैप से तो कभी नहीं मिलेगा। आपको अपने एम के हिसाब से एक सही रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो दुनिया में जितना भी बड़ा एम किसी ने अचीव किया है ना, उसको अचीव करने का सबका एक ही फॉर्मूला रहा है। खाली फॉर्मूला अगर समझोगे तो हम इंप्लीमेंट करेंगे इस वाले फील्ड में। देखो यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है किसी बड़े से बड़े गोल को अचीव करने का। इसके अलावा दूसरा कोई रोड मैप है ही नहीं। इसको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। देखो बड़े एम का जो पहला पड़ाव है, यानी तो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो है आपका आत्मनिरीक्षण, मतलब सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये था कि हमें लगा कि हमारी कैपेबिलिटी ये करने की है, हमारी आदतें ऐसी हैं, हम बढ़ने में थोड़े ठीक ठाक थे, थोड़े डिसिप्लिन थे। ये सब हमारे सेल्फ असेसमेंट में आया। सेल्फ असेसमेंट का मतलब यही है कि तुम्हें ये लगना चाहिए कि तुम ये काम करने के लिए परफेक्ट हो। तो ये तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट था। हो सकता है कि उसमें भी थोड़ा बहुत कम किया हो हमने। जब बड़े एम के लिए आप अपना सेल्फ असेसमेंट करोगे, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे एक बात बताओ, कोई 12वीं फेल ये कर सकता था क्या? कोई 10वीं फेल ये प्लान बना भी सकता था क्या? नहीं ना, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट में पहला यही आएगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो पहली चीज कि आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किया है क्या? आपने किया है तभी आप आए। ये सेल्फ असेसमेंट में आता है। पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो डिग्री है। दूसरा, आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हो, आप पढ़ लोगे, लोग कर रहे हैं आप कर लोगे, ये सब आपके सेल्फ असेसमेंट का पार्ट है। इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। अकेले में बैठ के इंसान सोचता है कि यार ये करना है, मेरे अंदर ऐसा क्या क्या है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। तो वो हम कर चुके हैं एडमिशन लेने से पहले। जब भी कोई बच्चा एडमिशन ले लेता है, उससे पहले उसके साथ जो जो हुआ होगा वो किस में आता है? आत्मनिरीक्षण में आया होगा ना, कि भाई हमने सोच लिया कि हम कर सकते हैं। अब देखो, जब आप इस बात में क्लियर हो जाते हो ना कि आप कर सकते हो, तब आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज सिर्फ एक बच जाती है, जो है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, अब सिर्फ वही सोचिए जो आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहीं एक कोट भी लिखा था जो मुझे बहुत पसंद आता, एनीथिंग दैट मेक यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज पॉइजन। मतलब तुमको शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक तौर पे जितने भी लोग दुर्बल बना रहे हैं उनको जहर जैसा त्याग दो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड स्टेप मैं आपको बताऊं, बड़े एम के लिए सबसे पहला स्टेप है, यहां 90% लोग गायब हो जाते हैं, उनका सेल्फ असेसमेंट नहीं है। उनके पास सेल्फ असेसमेंट नहीं है कि वो इस फील्ड में उतरने लायक है कि नहीं। सबसे पहली तो काबिलियत ना कि भाई लायक है कि नहीं, यहां गड़बड़ करते हैं बाकी लोग। अच्छा, आपने एडमिशन ले लिया तो हम मान के चलते हैं कि आपने अपना भाई सेल्फ असेसमेंट अच्छा किया होगा, आप अपने आप को इस काबिल मानते हैं कि आप इस फील्ड में आए। ये बात क्लियर हुआ आपको? अब जब एक बार ये क्लियर हो गया तो आप सिर्फ ये सोचिए कि क्या आप सच में सिर्फ वही सोच रहे हैं अभी तक पिछले 3 महीने से जो आप पाना चाहते हैं? सिर्फ वही सोच रहे हैं। सोचने का मतलब ये हो गया कि क्या आपका सोना, उठना, बैठना, खाना, चलना फिरना सिर्फ इसी बात से शुरू हो रहा है क्या कि आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा, क्या पढ़ के मिलेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, घर के पास मिला तो क्या होगा, मान लो घर के सामने मिल गया तो क्या होगा, मम्मी पापा को इससे खुश कैसे रखोगे, फैमिली कैसे मैनेज करोगे, ये सब उसी में आएगा। ये भाई बड़े एम को अचीव करने का जो दूसरा पड़ाव है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन पड़ाव है। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए भी नहीं है, मैंने भी जिंदगी में पिछले 1.5 साल से ये अप्लाई किया है। मैं जिंदगी में सिर्फ वही सोचना स्टार्ट कर देता हूं जो मुझे चाहिए। यहाँ पे जो फेलियर चांसेस है ना, मैं तुमको बता रहा हूं कि 99.999% फेलियर चांसेस है। इंसान दिन भर जो सोचता है उसका 1% उसके काम से रिलेटेड है जो वो पाना चाहता है। आप अगर सच में इत्मीनान से कल क्या आपने सोचा या फिर आज 1 घंटे का भी असेसमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटे में अगर आपने 40 चीजें सोची हैं तो उसमें से 2 या फिर 3 चीजें उससे रिलेटेड है जो आप पाना चाहते हैं, बाकी सब बिना मतलब का है। आपको इसमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा। फेलियर रेट 99.999% का है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि आप बनते वही हो, आपको मिलता वही है जो आप सोचते हो। तो आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचोगे वही आपको मिलेगा। तो आप ये पहले तय करो कि सच में आप वही सोच रहे हो दिन रात, सोते उठते बैठते, जो आप पाना चाहते हो। और अगर दिन भर नहीं सोच रहे हो तो एटलीस्ट तब तो सोच ही लो जब आपका दिमाग 100% इफिशिएंसी पे रहे। देखो, इंसान का दिमाग सोने से 2-4 मिनट पहले और उठने के बाद लगभग 10 मिनट उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिव रहता है। दुनिया में अगर तुमको कुछ पाना है, पाने का मतलब लिमिटलेस मैं बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि तुमको कितना पैसा पाना है, तुम 1 करोड़ भी बोल सकते हो, 1,000 करोड़ भी बोल सकते हो, वो तुमको मिलेगा अगर वो पार्ट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। उसको पाने से तुमको कोई रोक ही नहीं सकता, तुमको लगेगा कि अपने आप चला आया। लेकिन खेल इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया है कि नहीं। तो एटलीस्ट सोने से पहले और उठने के बाद वही सोचो जो तुमको पाना है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होगा कि तुमको पाना क्या है? मैंने फेलियर रेट 99.99% का क्यों बोला? मैं पिछले साल एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम में पार्ट लेने गया था। मुझे लगा था कि मैं इसमें फिट बैठता हूं। 7 दिन का सेशन था। तीसरे दिन मुझे एक वर्कशीट दिया गया, ये बहुत अच्छे से समझाया गया मुझे। और जब इसका लेक्चर हुआ ना कि आप वो सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं तो वो सोच रहा हूँ जो मुझे चाहिए। मुझे एक बहुत बड़ा क्लास चाहिए, क्लास के ऊपर हॉस्टल चाहिए, नीचे मेस चाहिए, ताकि सुबह भी 6 घंटे का लेक्चर और शाम का सबका 2 घंटे मैं एक साथ ले सकूं।
तो मुझे लगता था मैं तो यही सोच रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं। लेकिन मेरा दिमाग घूम गया जब उसने सेशन खत्म होने के बाद एक शीट दिया हमको। उसने बोला कि आप ये चेक करो कि सच में आप वही सोच रहे हो क्या जो आप पाना चाहते हो। जैसे ये सोचना सही नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं, ये उस सोच में नहीं आता कि आप वो सोच रहे हो जो आपको पाना है। सोचने का मतलब यहां से शुरू होगा कि आपको चाहिए क्या, और वो अगर आपको मिल गया तो मिलने के बाद का क्या। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बेहतरीन मैं वर्कशीट आपको दे रहा हूं कि अगर आपका ये टारगेट है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, ये आपके सोचने का 1% हिस्सा है। मान लो आपको आज गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, तो इस गवर्नमेंट जॉब से पहली चीज ये आप डिसाइड कीजिए कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या क्या करेंगे। उसमें 5 चीजें मस्ट है लिखनी। दूसरी चीज, अगर फैमिली के लिए आपने कर लिया तो आप अपने करियर के लिए क्या करेंगे। करियर में ये नहीं आएगा कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया, करियर में आएगा कि इसके जरिए आप कौन कौन से एसेट डेवलप करेंगे जो आपको ये जॉब ना रहते हुए भी फायदा पहुंचाए। तीसरी चीज, आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो, मतलब आपके शौक, आपका पैशन, पैशन के लिए 5 चीजें आप क्या कर रहे हो। चौथी चीज, आप अपने हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो। और पांचवी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आप अपने सोसाइटी और अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हो। ये 5 चीजें लिखने में बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाए। जब हमें ये शीट मिला पहले 1-1.5 घंटे में तो हम कन्विंस हो गए कि यार हम तो वही सोच रहे जो हमको चाहिए। लेकिन जब ये शीट मिला और बोला कि ब्लैंक सबमिट नहीं करना है, फैमिली में तुमको 5 चीजें क्या करनी है अगले 5 साल में लिखो, यहां सबकी हालत खराब। मैं बताऊं कि आपने अभी तक नहीं सोचा होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद फैमिली में अगले 5 साल तक क्या करना है। समझ रहे हो। वो हमसे कह रहा था कि तुम ये सोचो कि इतना बड़ा, हम सिर्फ एक पार्ट सोच रहे थे कि अभी ये मिल जाए। उसने बोला कि आप जितना छोटा सोचोगे उतना मिलेगा और जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा। तो आपके लिए देखो, मैं 3 महीने बाद ये सब बातें इसलिए कर पा रहा हूं कि आपके अंदर अब वो पैदा हो चुका है कि नहीं, आप उस प्रोसेस में हो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन इतनी क्लैरिटी लेके आइए। ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, आप आपको जाके करना है, कल सबको सबमिट करना है कि गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है आपको। गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है, आप नीचे लिखिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ब्रांच में आप बैठे हो, कौन से पोस्ट पे बैठे हो, अपना केबिन इमेजिन करो अच्छा सा। उसके बाद आप कल लिख के आओगे कि फैमिली में 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है अगले 5 साल में। ठीक, ये होगा पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल। पहले साल फैमिली में ये करना है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, 5वें में ये। करियर के लिए लिखो कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल क्या टारगेट है। उसमें लिखो कि प्लॉट खरीदना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, सोना खरीदना है, हीरा खरीदना है, शेयर खरीदने हैं, जो भी आपको करियर के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए लिखना है। पैशन, अगर आप म्यूजिक के लिए पैशनेट हो तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन हमेशा पैशन से जुड़ा रहता है। अगर आपका पैशन मर गया है तो आपका सक्सेस आपको मजा नहीं देगा। जैसे अगर आपको पैसा इस चीज के लिए कमाना है कि यार मेरे पास बेहतरीन लग्जरी कार हो, और पैसा कमाने के चक्कर में आपका पैशन खत्म हो गया, तो पैसा एक ना एक दिन तो आ जाएगा, लेकिन आपके अंदर वो बचेगा नहीं कि अब मैं मर्सिडीज में घूम। पैशन लिखो कि अपने पैशन के लिए, आपका बॉडी बिल्डिंग पैशन है, डांसिंग है, घूमना पैशन है, बाइक खरीदना पैशन है, दूसरे कंट्रीज में जाना पैशन है। वो 5 साल का टारगेट एकदम रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए भाई। तीसरा, हेल्थ। हेल्थ में 3 चीजें आएंगी। आप फिजिकली कैसे रहना चाहते हो, मेंटली कैसे रहना चाहते हो, और स्पिरिचुअली कैसा रहना चाहते हो। आपका 5 साल का टारगेट अपने फिजिकल हेल्थ के लिए क्या है, मेंटल हेल्थ के लिए क्या है। मेंटल हेल्थ सीधे रिलेट करता है बीपी और ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन से, याद रखना। मैं हट्टे कट्टे लोगों को जानता हूं जो बीपी की गोलियां खा रहा है, ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, शुगर डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, ये सीधे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है।
फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप कितना ग्रो करना चाहते हो उसका 5 साल का टारगेट बनाओ। और अगला जो फिफ्थ वाला पॉइंट है उसमें आप ये लिखोगे कि आप इस जॉब से अपनी सोसाइटी और अपने कंट्री के लिए क्या करना चाहते हो। मैं एक एग्जांपल तुमको देता हूं। अगर तुम ये मान लो, एक छोटी सी कहानी मैं तुमको बता रहा हूँ, वो रियल भी हो सकता है, मैंने किसी और से सुना है। एक होटल पे बहुत भयानक भीड़ होता था, इतना भयानक भीड़ कि पता ही नहीं चलता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक आदमी रोज होटल के सामने बैठा रहता था, बहुत शातिर था। वो देखता था कि जब होटल में बहुत भयानक भीड़ हो रही है ना, तभी वो खाना खाने जाता था और खाता था, बिना पैसा दिए बाहर आ जाता था। एक बार होटल का एक कारीगर था, वेटर था, उसने ये जान लिया। उसने एक दिन ऑब्जर्व किया, दूसरे दिन ऑब्जर्व किया, तीसरे दिन ऑब्जर्व किया कि वो आ रहा है, खा रहा है, चला जा रहा है। उसने मालिक को बताया, उसको लगा कि मालिक ध्यान नहीं दे रहा है, मैं मालिक को बता दूं। कहा कि मालिक, आज उसको पकड़ेंगे, वो ऐसा ऐसा करता है। तो मालिक ने बोला कि अरे मत कर, आ रहा है खा रहा है, जाने दे उसे, हमें उससे पैसा नहीं चाहिए। वेटर बोला कि लेकिन मालिक बिना पैसा दिए चला जा रहा है। बोला कि अरे नहीं, वो आदमी के भरोसे ही हमारा होटल चल रहा है। पूछो क्यों? उसने बोला कि वो आदमी होटल के सामने बैठ के भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान बहुत भीड़ हो जाए तो मैं चोरी से खा के निकल जाऊं। तो आप सोचो कि आप अगर कोई बहुत ज्यादा चीज बहुत दिल से प्रे करे तो वो होना शुरू हो जाता है। अपने लास्ट वाले पार्ट में आप ये रखो कि अगर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो तो उस गवर्नमेंट जॉब से अपनी सोसाइटी के, अपने समाज के किसी एक लड़के का एडमिशन तो आप जहां वो बोलेगा वहां करवा देना, किसी भी इंस्टीट्यूट में। अगर आप ये मन बना के रख रहे हो, आपने बोल दिया कि मुझे एक लड़के को फ्री में पढ़ाना है, पुणे भेज के हॉस्टल का फीस का खाने का खर्चा उठाना है, बहुत गरीब फैमिली का है, तो भगवान उसके लिए दे के जाते हैं। तुमको पता है कि जब राजा दशरथ को बच्चे नहीं हो रहे थे तो गए जंगल में, श्रवण कुमार को उन्होंने मार दिया तीर। हमने सुना है ना, श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके जा रहे थे, पानी लाने गए थे माँ बाप को रख के, श्रवण कुमार को उन्होंने शब्द भेदी बाण मार दिया। तो गए तो देखे तो आदमी है। श्रवण कुमार ने बताया कि यार हमको तो मार दिया, हमारे माँ बाप को पानी पिला दो। बेचारे गए पानी पिलाने। पानी पिलाते वक्त उन्होंने जान लिया कि ये मेरा बेटा तो है नहीं। तो पूछे कि यार तुम कौन हो? बोले कि मैं राजा दशरथ हूँ, ऐसा ऐसा हो गया मेरे से, आपका बेटा अब तो दुनिया में रहा ही नहीं। उनके माँ बाप ने उनको बोला, जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा और हम तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम्हारे बेटे के लिए तुम तड़पोगे। अब दशरथ को ये बात 10% तक तकलीफ देती है और 90% तक खुशी देती है। पूछो क्यों? क्योंकि दशरथ को इस बात का यकीन हो गया कि भाई आदमी का श्राप है जो खाली नहीं जाएगा। श्राप ये है कि बच्चे के लिए तड़पोगे, मतलब मेरी किस्मत में मेरा बच्चा है, तो भगवान मुझे बच्चा इसलिए देगा क्योंकि उनका श्राप खाली नहीं जाना चाहिए। तो देखो दोनों पॉजिटिव चीजें हैं। होटल के बाहर आदमी बैठ के अपने लिए प्रे कर रहा है, भला तुम्हारा हो रहा है, और श्राप किसी और का लगेगा, भला तुम्हारा होगा। इसलिए किसी एक के लिए आप चुन लेना आज से ही, अपने गांव में, अपने रिश्तेदार में, अपने समाज में कोई एक बच्चा चुन लेना जो सबसे ज्यादा गरीब हो, पढ़ने की जरूरत हो, उसके लिए आप ये बोल देना, आज ही जाके चुन लेना, भगवान अगर ये हो गया तो मैं ये करूंगा ही करूंगा। तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं भी देना चाहेगा ना वो, तो उसके लिए तो जरूर ही देगा। ये व्यवस्था है इस पूरी दुनिया की। अच्छा, इस व्यवस्था में हम तो कम यकीन करते हैं, फॉरेनर्स ज्यादा यकीन करने लग गए आजकल। तो ये 5 चीजें आपके पास एकदम रिटर्न में होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। उसको वो सिग्नल चला जाना चाहिए कि आपको ये मिलेगा। क्योंकि सिर्फ क्लास अटेंड कर लेना, सिलेबस खत्म कर लेना, मुझसे पढ़ लेना, ये सफिशिएंट नहीं है बड़े एम के। सारा खेल आपके प्रॉपर माइंडसेट का है। जब आप ये कर लोगे ना, और हफ्ते में एक बार रिवाइज जरूर कर लेना,
तो आप कोई चीज अगर बार बार रिवाइज करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी सही जनरेट होती है कि कभी ना कभी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर आप आज से बोलना शुरू कर दो कि नहीं मुझे मिल चुका है गवर्नमेंट जॉब, रिश्तेदारों को बोल दो गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है भाई, अगले महीने ज्वाइनिंग है, अगले महीने ज्वाइनिंग है, अगर इसका अफर्मेशन भी बहुत तगड़ा आ गया तो वो मिलने से कोई नहीं रोक सकता आपको। दुनिया में जितनी भी चीज हो चुकी है, हो रही है, जिसको लोग देख रहे हैं वो खाली 1% है। 99% ऐसा हिस्सा है जिसको आप देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए काम जरूर कर रहा है। तो इसमें क्लैरिटी बहुत तगड़ी लेके आओ कि क्या सच में आप वो सोच रहे हो कि जो आपको पाना है। अगर है तो आप ये लिख के आओ, मैं आपको बता रहा हूं तुमको 2 से 2.5 घंटे लिख जाएंगे ये डिसाइड कर। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए इसलिए नहीं मिलेगा। उसका अगर आपने पर्पस खोज लिया ना रिटन फॉर्म में, राइटिंग ऑन पेपर इज राइटिंग ऑन योर ब्रेन, दिमाग पे लिखने के बराबर है वो। और जो चीज आपके दिमाग पे लिख दी गई है उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जैसा हम बोलते हैं उसको बोलते हैं जुनून। जुनून वो है जो आपके दिमाग पे छप चुका है। जैसे लोग बोलते हैं कि गुस्से में जुनून आ गया, बदला लेने का जुनून है, कुछ करने का जुनून है, तो वो सीधे सीधे यही कह रहा है कि वो उस काम को करने की बात कर रहा है जो उसके दिमाग पे छप चुका है। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल तुमको बता रहा हूं। दुनिया में अपने आप ही कुछ नहीं हो रहा है। जिसने भी कुछ बड़ा किया है उनके पास ये स्टेप है। सिलेबस, सब्जेक्ट, टीचर, क्लास, ये सिर्फ जरिया है। जो ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50% आपका हेल्प करेंगे, बाकी 50% आपको खुद हेल्प करना है। दूसरे स्टेप में क्लियर होना जरूरी है आज। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप। ये जरूर लिख लेना भाई, तुम लिख लो कि तुमको गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है और मिलने के बाद तुमको पांच पांच चीजें इस 5 पॉइंट में लिख के आने। तुम जाके घर पे ये महसूस करोगे कि यार ये इतना बड़ा टास्क हमको तो छोटा लग रहा था लेकिन है बड़ा बड़ा टास्क। ये 5 चीजें सबको कल लिख के आना है। इत्मीनान से सोचो, हो सकता है कि कल तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाए फिर भी नहीं लिख पाओ तो मतलब ये दिखाता है कि आप सच में वो नहीं सोच पा रहे हैं जो आपको चाहिए। ये 5 चीजें भाई कल मैं सबके पेपर पे देखूंगा। तुम सोचो कि मेरे जैसा आदमी जब उसकी हालत खराब हो गई ये 5 चीजें लिखने में, तो तुमको लगेगा कि यार सच में सर बोल रहे थे कि हम वो अभी तक नहीं सोच पाए जो हमको लाइफ में चाहिए। फैमिली में 5 चीज 5 साल के लिए, करियर में 5 चीज 5 साल के लिए, पैशन के लिए क्या करोगे 5 चीज 5 साल के लिए, हेल्थ के लिए 5 चीज 5 साल के लिए, और आपकी सोसाइटी और कंट्री के लिए आप क्या करोगे 5 चीज 5 साल के लिए। ये पेपर पे लिख के आना है भाई। और इसे बहुत हल्के में बिल्कुल मत लेना भाई, बहुत हल्के में बिल्कुल मत लेना। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे कॉलेज में 1000 लोग रहे हो लेकिन अकेले तुम ही पहुंचे ना यहाँ पे। उसके बाद आता है बच्चों देखो तीसरा पड़ाव। तीसरा पड़ाव उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका फेलियर रेट दूसरे वाले से भी ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार मैं क्लियर हूं इस मामले में कि मुझे ये करना है, इस मामले में भी क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो मैं दिन रात सोते उठते बैठते खाते पीते चलते सुनते गाना सुनते मैं वही कर रहा हूं, वही सोच रहा हूं जो मुझे पाना है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं उस पे आप कितना काम कर रहे हैं, यानी तीसरा स्टेज एक्शन लेने का है। आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं क्या। इससे रिलेट करोगे तो ये तो है, हो गया कि सर हमने सेल्फ असेसमेंट किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लायक हूं, मेरे में काबिलियत है। आप सेकंड वाले में आज अगर क्लियर हो जाते हैं तो थर्ड वाले तक हम बहुत अच्छे से पहुंच चुके हैं कि हम अभी एक्शन वाले मोड पे हैं। एक्शन वाले मोड पे हम हैं कि हम पढ़ रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। ये एक्शन का पार्ट है, लेकिन उसमें ईमानदार होना बहुत जरूरी है।
आप इसमें जरूर ये सोचना कि जो एक्शन मुझे चाहिए उस एम को पाने के लिए मैं वही एक्शन कर रहा हूं क्या। अगर मुझे 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है तो क्या सच में मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं काम चोरी करके 2 घंटे पढ़ रहा हूं, 3 घंटे पढ़ रहा हूं। इसका सक्सेस रेट दूसरे वाले से भी कम है। जब आप ईमानदार हो जाते हो ना, ये वाली चीज जब आदमी के अंदर पैदा हो जाती है तो अपने आप को हर लेवल पे परखता है। यहां आप परख लोगे एक वर्कशीट से। ये वाला जो पॉइंट है एक्शन का, इसमें भी आपका सेल्फ असेसमेंट चाहिए। आपको एक शीट और बनानी है बच्चों इसके लिए, ताकि आप समझ पाओ। पहला सवाल इसमें यह पूछना कि आपका एक्शन क्या 100% सही डायरेक्शन में है। सबसे पहला सवाल 2 कॉलम बनाना, नहीं और हाँ वाला। पहला पॉइंट लिखना कि भाई 100% उसी डायरेक्शन में आप एक्शन ले रहे हो जो आपने एम डिसाइड किया है। दूसरा, अगर आपका डायरेक्शन वही है तो आप सच में उतना हार्ड वर्क कर रहे हो क्या। हार्ड वर्क करने का मतलब आपका सच में 6 से 8 घंटे का एंगेजमेंट हो रहा है क्या। खुद ईमानदारी से सवाल का जवाब देना भाई, हाँ या फिर ना। तीसरी चीज, आप पूरा फोकस होके उस काम को कर रहे हो कि नहीं। जब आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हो तो ऐसा तो नहीं होगा था कि 6 से 8 घंटे आपका बैठे बैठे मूवी देखते रील्स देखते बीत गया। उसमें भी ईमानदारी लाना कि हाँ या फिर नहीं। चौथी चीज कि अगर आप फोकस होके पढ़ते हो तो आपका डाइवर्जन रेट कितना है। आप 1 घंटा पढ़ के डाइवर्ट होते हो, 2 घंटा पढ़ के डाइवर्ट होते हो, डाइवर्ट होते हो क्या। ये 4 चीजों का असेसमेंट आपको करके आना है कि भाई अगर हमने एम डिसाइड किया है अपना कि गवर्नमेंट जॉब पाना है तो हमारा डायरेक्शन 100% सही है क्या। डायरेक्शन का मतलब आपने जो क्लास ज्वाइन किया, जो आपने ट्रेनर पकड़ा है, जितना सर करवा रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, सर का ईमान, सर की मेहनत, सर के अंदर से ऐसा आ रहा है क्या कि सर चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ये सब बहुत सोच समझ के आना। मैं रीजन पूछूंगा कि तुमने हाँ क्यों लिखा और ना क्यों लिखा। शायद इससे पहले आपने इन सब बातों को सोचा नहीं या फिर ध्यान नहीं दिया। हम एक पैटर्न में चले जा रहे हैं कि तुम आ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, आंसर है, टेस्ट दे रहे हो, टेंशन लेके आ रहे हो। लेकिन ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। मैं ये सिस्टम जिस चक्र में हम घूम रहे हैं कि आना जाना, क्लास करना, लेक्चर करना, पढ़ना, ये 50% मायने रखता है। 50% मायने ये रखता है, ध्यान देना। क्योंकि गाड़ी 50% मायने रखेगी, गाड़ी में फ्यूल कितना है ये भी 50% मायने रखेगा। बिना तेल के गाड़ी नहीं चलेगी और गाड़ी नहीं रहेगा तो तेल भी किसी काम का नहीं है। समझ रहे हैं। तो 50% आपका एक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी फील्ड में। इसलिए कोई फील्ड मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। और अगर ये भी आप बहुत अच्छे से सोच के आ गए तो एक चीज और करना, अपने लिए आप डिसाइड करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप यहां तक बहुत ईमानदारी से सोच के आ गए तो ये तो तय है कि आप खुद के लिए बहुत ईमानदार हो, हद से ज्यादा ईमानदार हो आप अपने लिए। और दुनिया में सफल होने का जो पहला स्टेप है वो यहीं से शुरू होता है कि आप अपने लिए कितना ईमानदार हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और जब ये हो जाएगा ना तो आप अपने लिए डिसाइड करना कि आप अगर काम कर रहे हो तो आप अपने आप को गिफ्ट क्या दोगे। और अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप अपने लिए कोई पनिशमेंट भी डिसाइड करोगे। भाई मैं उस सोच के बारे में बात कर रहा हूं जो दुनिया में खाली 1% लोग रखते हैं। 1% से ज्यादा लोग इस सोच को नहीं रखते भाई। और यही 1% वो है जो किसी फील्ड में धुरंधर है, बहुत बड़े हैं। हमारा बहुत बड़ा ऐसा सपना नहीं है, फिलहाल फैमिली को सेटल करने का सपना है, फिर भी हम इसी एक्शन मोड से जाएंगे। आप अपने लिए डिसाइड करो कि अगर आप, मैंने बोला कि एवरेज का वॉल्यूम 2 अड्डा का बुक पूरा खत्म करके आओ। आप तुरंत डिसाइड करना छोटे छोटे टास्क के लिए कि अगर आप नहीं करते हो तो आप अपने आप को क्या पनिशमेंट दोगे, और अगर आप करते हो तो अपने आप को क्या गिफ्ट दो। इसमें भी बहुत क्लियर रहो। अच्छा, क्या पनिशमेंट देने में मैं आपको बता रहा हूं कि अपने आपको मारने पीटने काटने का काम नहीं है।
पनिशमेंट में आप कई चीज डिसाइड कर सकते हो जो पॉजिटिव वे में लाइफ चेंजिंग होगा। अगर पॉजिटिव वे में आप लोगे, जैसे पनिशमेंट में ये लिख लेना कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अगली सुबह से 1 हफ्ते तक लगातार मैं 4 ही बजे उठना शुरू करूंगा। अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो 1 घंटा पहले उठो। आपको लगेगा कि नहीं आप पनिशमेंट भी दे रहे हो, दूसरा आपका रूटीन अच्छा हो जाएगा। अगर ये भी डिसाइड कर लेना कि अगले 1 हफ्ते तक मेरी फेवरेट चीज मैं लगभग हफ्ते भर तक नहीं खाऊंगा, ये भी पनिशमेंट में आएगा कि अगले 1 हफ्ते तक मैं अपना फेवरेट सीरियल फेवरेट मूवी नहीं देखूंगा। ये भी पनिशमेंट में आएगा कि मैं आज से 3 घंटा मोबाइल कम यूज करूंगा। ये सब पनिशमेंट में आएगा। और अपने आप को गिफ्ट अगर देना हो तो गिफ्ट ये दे देना कि भाई मैंने आज टास्क पूरा कर लिया है, मैं आज अपनी फेवरेट मूवी देखूंगा, मैं आज अपना फेवरेट डिश खाऊंगा, मैं आज कोई फेवरेट सीरीज देखूंगा, कोई सीरियल देखूंगा। जब आप इस फॉर्मेट में फिट हो जाते हो तो मैं आपको बताऊं, आप जिस एम को लेके चल रहे हो ना, वो एम के लिए आपको लगने लगेगा कि यार आप ही परफेक्ट हो, दुनिया में आपसे ज्यादा उसके लिए डिजर्विंग कोई नहीं है। आई बात समझ में? तो हम जो कर रहे हैं किसी भी एम के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास कोई भी एम हो उसके लिए फिलहाल जो आप कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब पाने का एम है तो हम क्लास कर रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सब तो 50% मायने रखता है। 50% मायने ये रखता है कि आप अपनी एम के लिए कितने सही तरीके से माइंडसेट और रोड मैप बना के चल रहे हो। ये 4 चीजें मुझे ऑन पेपर चाहिए। कल जब आप सच में किसी ऐसे टास्क में इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपको लगेगा कि यार सर तो सही बोल रहे थे भाई, आज तक हमने ये सब सोचा ही नहीं। क्योंकि दुनिया में आपको मिलेगा वही जो आप सोचते हो। ये मायने नहीं रखता कि आप छोटा सोचते हो कि बड़ा। दुनिया में उनको उतना ही मिला है जितना लोग सोच रहे हैं। दुनिया में अगर कोई सोच रहा है कि यार मैं 5 लाख रुपया महीने कमा लूं, तो वो 5 लाख रुपया महीने कमा रहा है। दुनिया में जिसने ये सोचा कि मैं 500 करोड़ रुपया महीना कमाऊं, तो वो 500 करोड़ कमा रहा है। सारा खेल आप क्या सोचते हो उसी का है। आई बात समझ में? जैसे रोड पे अगर निकल के आप ये देखोगे कि यार ग्रीन कलर कहाँ कहाँ है, तो आपका दिमाग वहां जरूर जाने लग जाएगा जहां ग्रीन कलर है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, मैं तुमको एक एग्जांपल भी बता रहा हूं, हो सकता है तुम्हारे साथ हुआ हो। तुम अपने पसंद की कोई लग्जरी कार इमेजिन करो, कुछ भी हो सकता है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, थार। और ऐसा सोच लो कि यार मुझे ये 6 महीने के अंदर लेना है। ऐसा सोच लो कि यार अगले 6 महीने के अंदर मुझे कार लेना है। दिन में 3-4 बार उस कार की फोटो देखो, उसके फीचर्स देखो, उसका लोगो देखो। अगले दिन से तुम्हारे साथ एक खास घटना होगी। जानते हो क्या? वो कार तुम्हें रोड पे कहीं न कहीं मोहल्ले में खड़ा पार्किंग में दिखना शुरू हो जाएगा। ये जादू नहीं है, ये है अपने एम के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन। कार पहले भी आपके मोहल्ले में वो खड़ी थी, हो सकता है कि रोज आप बालकनी में फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो चली जाती थी आपके सामने से, लेकिन आपका ध्यान तब तक नहीं गया जब तक वो आपकी सोच में नहीं आया है। तुम ट्राई करके देखना, मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूं कि कोई कार BMW, मर्सिडीज, ऑडी इमेजिन करो, देखो क्या ये कार चाहिए, फीचर्स देखो, उसके वीडियो देखो, अगले 1 घंटे तक उसके बारे में रिसर्च करो। जब भी वो रोड पे कार जाएगी तुम्हारी नजर जरूर पड़ जाएगी। वो कार पहले भी जा रही थी लेकिन अब तुमको वो दिखना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि तुम फोकस हो चुके हो उसके लिए। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो 50% मायने रखता है, और मेरी जिम्मेदारी है कि बाकी का 50% भी मैं ही तुमको बताऊं। देखो 3 महीने हो चुका है, एक बड़े एम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2 हिस्से में हम अपने एम को बांटते हैं। एक हिस्सा सिर्फ 20% मायने रखता है और दूसरा हिस्सा बच्चों मायने रखता है 80%। अब तुम ये जान के बड़े हैरान होने वाले हो कि 20% वाला हिस्सा कौन सा है और 80% वाला हिस्सा कौन सा है। जिस दिन क्लास की आपकी शुरुआत हुई थी
उस दिन से लेके जिस दिन आपका क्लास खत्म हो जाएगा उस दिन तक जितना भी चीज मैं आपसे करवाऊंगा, जितनी भी चीजें, एक्सरसाइज हो, होमवर्क हो, टेस्ट हो, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 20% तक का ही सफर है। समझ रहे हो? 80% मायने ये रखता है कि क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करो। ये बात 80% तक मायने रखती है। मतलब मैं किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी समंदर में बड़े ग्लेशियर को देखो तो आपको ये ऊपर से इतना दिखाई दे सकता है। यही आपका क्लास है, क्लास शुरू होने से खत्म होने तक की बात। क्लास अगर आपका खत्म हो गया तो उसके बाद जो आपके साथ होना चाहिए वो एक बड़ा हिस्सा है। जब तक इस बात में क्लैरिटी नहीं लेके आओगे तब तक हम आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिस पर्पज से कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। टीचर मैथ्स पढ़ा सकता है, टीचर माइंडसेट डेवलप बहुत कम करवा पाता है। इसीलिए टीचर इतना खास होना चाहिए जो आपके साथ हो रही सारी घटनाओं को पहले से जानता हो कि तुम्हारे साथ अगले 1 महीने में ये होगा। जब तुम सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे तो 20 दिन बाद ये होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। ये टीचर को पहले से पता है। अगर आप शुरू से लेके आखिरी तक जितना भी हमने आपको बोला वो सब कर चुके हो तो आप अपने जर्नी का खाली 20% हिस्से तक पहुंचे हो। अब ऐसा मान के चलो कोई तालीम देने वाला उस्ताद है, उसने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, सारे दाव सिखा दिए, तुम्हें बता दिया कि भाई सुबह ये एक्सरसाइज करना है, दोपहर को ये खाना है, घी पीना है, दूध पीना है, इतना प्रैक्टिस करना है, और तुमको उसने छोड़ दिया कि ठीक है जाओ तैयारी करो। मैं इस 20% में तुम्हारे साथ हूं और वो 100% की इफिशियंसी में हूं। इस 80% में मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इस 80% में मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस 80% वाले पार्ट में आपको सब कुछ आ चुका है। आप दाव भी जान चुके हो, सुबह उठना कितने बजे है, एक्सरसाइज कौन सा करना है, डाइटिंग में क्या रखना है, ये सब जान चुके हो आप। लेकिन ये 80% टाइम ड्यूरेशन इसका ज्यादा है। ये तो 1 से लेके 6 महीने चलता है। इसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस 20% है। ये सब करने के बाद अगले 2 महीने तक आप क्या करोगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 6 महीने बाद जब आप मेरे हाथ से निकल जाओगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार फ्री हो गए। अब तो जो 6 घंटे 8 घंटे मैं एंगेज कर ले रहा था आपका, अब वो होना बंद हो जाएगा। 6 महीने से जो जो चीजें आपने, जो जो आदतें दबा के रखी थी, छोड़ के रखी थी, वो सब पे इंसान का दिमाग भागता है, उसका मन भागता है। अगले 2 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये ध्यान देना कि अगले 2 महीने आपको करना क्या है। एग्जाम निकालना है आपको। इस 6 महीने में हमने हर सब्जेक्ट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 100% इफिशियंसी पे तैयार हो जाए। मैं किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं छोड़ रहा हूं भाई, ना तो इंग्लिश में, ना तो मैथ्स में, ना तो रीजनिंग में, ना तो जीए में। यहाँ जितने भी बैंकिंग के क्लास है वहां जीए बैंकिंग का सिलेबस होता ही नहीं क्लास में। इंग्लिश तुमको जिस हिसाब से हमने डिजाइन किया है ना कि वर्कबुक में दे दिया हूं तुमको कि भाई इसी पे लिखो, क्योंकि बाकी क्लास वाले देखते हैं कि यार इंग्लिश में कम टाइम लगना चाहिए, मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम लगना चाहिए। अगर इंग्लिश सर आपको लिखवा के करवाते तो मैथ से ज्यादा टाइम लगता। मैंने वर्कबुक इसलिए बनवा लिया कि सर के स्लाइड पे जो होगा वही तुम्हारे वर्कबुक पे लिखा होगा और वही लिख लो, ताकि इंग्लिश जो 6 महीने में होने वाला था वो 3 महीने में हो जाए, तुम्हारी एनर्जी बचे। इतना किसी के पास नहीं भाई। सब्जेक्ट में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं 100% मैं करवा के दूं, अच्छे लेवल तक का करवा के दूं। दूसरा, आपके अंदर आपकी अगर मैंने हैबिट बदलवा दी तो भाई मैं विनर हूं। आपके हैबिट चेंज हो चुके होंगे उस 6 महीने में। तीसरा, इस 6 महीने में आपका माइंड सेट चेंज हो चुका होगा। और जो सबसे खास चीज आपके साथ हो रही होगी, आप अपने एम को लेके इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं इस 6 महीने में कि आपको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारी कोशिश सिर्फ इस पे है भाई। लेकिन जब ये सब आपके साथ हो जाता है तो देखो अगले 2 महीने आप क्या करते हो, यही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसका एक अच्छा रोड मैप मैं आपको तैयार करवा के देता हूं।
अच्छा रोड मैप। आपकी आदत यहाँ कितने घंटे पढ़ने की लग गई होगी, मान लो 6 महीने में, मिनिमम कितना, 6 घंटे तो पढ़ ही रहोगे ना। अगले 2 महीने और पढ़ना है 6 घंटे, लेकिन उसमें क्या करना है, अब ये मजेदार है। आपको कोई भी एग्जाम निकालना हो, चाहे आप बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हो और चाहे एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, अगला रोड मैप ये होगा, क्योंकि मैं भी नहीं रहूंगा, क्लास भी नहीं आओगे, घर पे अकेले बैठ सकते हो, गांव चले जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 महीने अभी भी अंडरग्राउंड रहना है। आपको जो भी एग्जाम देना है, सबसे पहला टास्क ये है कि आप 50 से भी ज्यादा ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, 50 से भी ज्यादा। अच्छा ध्यान दो, इस 2 महीने में पिछला आपने क्या किया इस पे जाना ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि सर इस टॉपिक में अभी भी डाउट है, सर का वीडियो देख रहे हो, नहीं, कभी नहीं करना है। इसी 6 महीने में जितनी बार वीडियो देख सकते हो देखो, जितना रिवाइज कर सकते हो करो, इससे पहले कुछ भी आपको करना नहीं है। 50 क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन देने हैं विदाउट टाइम लिमिटेशन, विदाउट टाइम लिमिटेशन, टाइम लिमिट नहीं लगाना है उसमें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 50 में बैंकिंग वालों के लिए अगर मैं बात करूं, तो भाई 40 क्वेश्चन पेपर प्री के आप दो और 10 क्वेश्चन पेपर दो मेंस के, इसमें टाइम नहीं लगाना। इसको करने का पर्पस ये है कि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे ध्यान दो, अब 40 प्री के क्वेश्चन करने का मतलब 100 क्वेश्चन एक पेपर में, तो 40 पेपर में कितने क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, बराबर। लेकिन ये 4000 के 4000 अलग अलग क्वेश्चन नहीं होते हैं। जब आप जब आप पहले से लेके 10वें क्वेश्चन पेपर तक जाते हो, मतलब पहले से लेके 10 क्वेश्चन पेपर आप छुड़ाते हो ना, तो उसमें से आपको आता है 40 और नहीं आता है 60, ये आपके साथ होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये 60 क्वेश्चन वो सीख रहे हो जो आपको नहीं आता, क्योंकि खेल इस बात का नहीं कि आपको क्या आता है, खेल इस बात का है कि जो नहीं आता उसे सीखो। क्योंकि एग्जाम ना निकलने का रीजन क्या है, क्वेश्चन ना आना। ये होगा पहले से लेके 10वीं तक। 11वें से लेके 20वें तक आपके साथ एक और बड़ी भयानक और बड़ी कमाल की घटना होगी। अब आपको 60 क्वेश्चन आएंगे और 40 नहीं आएगा, ऐसा होगा 11वें से 20वें तक। अब आपने और 40-40 क्वेश्चन ऐसे खोजे। क्यों ये 40 हो गया, क्योंकि जो 60 आपने पिछले 10 में सीखे हैं ना, 60-60-60 करके 600 क्वेश्चन, वो 600 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रिप्लेस हो चुका है, रिपीट हो चुका है, इसलिए आ गया। 21वें से लेके 30 तक आपके साथ और कमाल की चीज होगी, आप 70-75 तक आपको आएगा और 30 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपको नहीं आएगा। आपका एग्जाम निकलना शुरू हो चुका है, क्योंकि 70-75 से ज्यादा आपको लाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहां रुको मत, कभी नहीं। अगर टारगेट में 50 डंडे खाने के हैं तो 100 की प्रैक्टिस करके जाओ। आप मारने की प्रैक्टिस कम, मार खाने की ज्यादा करो। यही सिखाया गया है कि तुम मारने से बचो, मार खाने की कैपेसिटी अगर तुमने डेवलप कर ली तो तुमको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जब मार खाना स्टार्ट करते हो ना, सामने वाला मारते मारते थक चुका होता है। तो कभी भी इस पे रुको मत। अगले 31 से 40 तक जब आप जाओगे ना, तो कोई भी एक क्वेश्चन नहीं बचता जो आपसे हो ना सके, आप 100 के 100 सॉल्व करने लग जाते हो। यानी 4000 ऐसे क्वेश्चन आपने सीखे जिसके आंसर बिल्कुल सही सही आपने निकाले हैं। अब इस 4000 में से गिन के 100 क्वेश्चन आने की संभावनाएं कितनी है, जरा सोचो। आपने 4000 ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसके बाहर कुछ नहीं। अच्छा एक चीज और, 4000 नए क्वेश्चन बनते ही नहीं है,
अगर उन सबका असेसमेंट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2000 क्वेश्चन, बाकी सब रिपीट हो जाता है। इसके 10 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, उसके 20 उसमें रिपीट हो रहे हैं, उसके 5 इसमें। नए क्वेश्चन 4000 नहीं है, नए तो 2000 तक ही बहुत है, बाकी 2000 बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें इसका इसमें इसका। तो ये आपको करना है पहले महीने। कितने क्वेश्चन पेपर का टारगेट है भाई? 50 ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर का। एक महीने का ये टारगेट बनाओ आप। जब प्री का दे रहे हो तो दिन में 2-2 दे दो, मेंस का अगर देना है तो एक ही दो। जैसे 20 दिन में ये खत्म करो, 20 डेज ले लो, 40 क्वेश्चन पेपर मतलब दिन के कितने, उसका एनालिसिस करो। सुबह का टाइम पकड़ लो और पढ़ने का देखो, मैं टाइम भी तुमको बता रहा हूं साइंटिफिकली। जो टाइम होता है 4 से 7 का, चाहे मॉर्निंग का चाहे इवनिंग का, उसमें इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी खास चीजें होती हैं जिसमें दिमाग की एफिशिएंसी सबसे खतरनाक होती है। मैं तुमको बता रहा हूं कि अगर सर्दी जुकाम में तुम्हारी नाक भी बंद होती है ना, तो पर्टिकुलर टाइम में बंद होती है, कभी भी नहीं। एक टाइम स्लॉट है, और जैसे ही शाम होगा तो तुरंत तुम्हारी नाड़ी चेंज हो जाती है। मान लो दिन में तुम्हारा लेफ्ट वाला नाक बंद है, शाम होते होते राइट वाला बंद हो जाएगा। इसमें हमारा तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। दिमाग सीधे यूनिवर्स की चीजें कैप्चर करता है, या तो सुबह का 4 से 7 या तो शाम का 4 से 7, क्योंकि इस 4 से 7 के टाइम में 3 घंटे का टाइम आपका दिमाग 100% इफिशियंसी पे होता है। पढ़ने का सबसे सही टाइम यही है। अगर कोई आदमी 8 से लेके पढ़ रहा है 3 बजे तक, तो 8 4 12 और 3 7 घंटे पढ़ रहा है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि बंद दिमाग से पढ़ने का क्या मतलब है? बंद दिमाग से पढ़ने का मतलब यह है कि तुमको समझता है हिंदी और तुम देख रहे हो तेलुगु मूवी, यही है। तो 4 से 7 का कोई भी टाइम पकड़ लेना, तुम बीच में मजे करो, मूवी देखो, जो भी करना है करो। 3 घंटे का टाइम मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब आप प्री का पेपर लिखते हो तो लगभग 1.5 घंटे तक तो आप एग्जाम ही दोगे। उसमें टाइम मत लगाना कितने घंटे में चाहिए, 1.5 घंटे का एग्जाम लिखो, 1.5 घंटे का एनालिसिस। 20 पेपर में 3-3 घंटे लगेंगे, अगले 20 पेपर में आपका 2 ही घंटे में काम हो जाएगा। आई बात समझ में? ये है भाई पहले महीने का हिसाब किताब। उसके बाद अगले 1 महीने क्या करोगे पता है क्या? अगले 1 महीने आपको क्या करना है? फिर से वही पकड़ना है, 50 ऑनलाइन पकड़ना है। ऑनलाइन एग्जाम देने से आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता है। मैं इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सच्चाई बता रहा हूं। ऑनलाइन एग्जाम देने से, अटेम्प्ट करने से 1% इंप्रूव नहीं होगा। खाली ऑनलाइन एग्जाम ये बताता है कि तुमको आता कितना, इसके अलावा वो कुछ बताता नहीं है। लेकिन खराब इतना कर देगा आपका माइंडसेट, आप 10 एग्जाम दे दोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2 साल से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले भी उनका 40 आ रहा था, आज भी 40 आ रहा है। सारा इंप्रूवमेंट ऑफलाइन से ही होता है। अगले 1 महीने के अंदर आपको ये करना है कि फिर से टारगेट बनाना है 40 प्री वाले और 10 कौन से? मेंस वाले। लेकिन अब जब आप ऑनलाइन देने जाओगे ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आता ना, क्योंकि आपने अपना खजाना भर लिया है यहां से 4000। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे टिक करोगे टिक करोगे टिक करोगे। इस ऑनलाइन एग्जाम में आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं आ रहा है, आता सब रहेगा। आपके साथ एक खास चीज ये होगी कि सर सब आ रहा था, सब आ रहा था, टाइम कम पड़ गया। ये आपके साथ होगा। पहले 1 महीने में हमने जिस पे काम किया है वो है एक्यूरेसी। अगले 1 महीने में आपको सिर्फ किस पे काम करना है? स्पीड पे। क्योंकि बिना एक्यूरेसी लाए आपका स्पीड नहीं आ सकता। अगर आप चलना ठीक से नहीं सीख पाए हैं तो आप दौड़ भी नहीं सकते ठीक से। प्रैक्टिस दौड़ने की मत करो, पहले किसकी करो? क्योंकि चलते वक्त अगर आपके पैर सही एंगल पे, सही गैप पे, सही डिस्टेंस पे अगर पड़ रहे हैं, तो दौड़ते वक्त वही रिपीट होता है, खाली स्पीड से होता है। समझ रहे हैं? इसलिए अगला 1 महीना स्पीड के लिए डेडिकेशन में देना है। इसमें आपके साथ क्या होगा असल मामले में, ये भी सोचो कि आप प्री में लिखोगे 100 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आता है, आता सब है। लेकिन इस 100 में से आपका अटेम्प्ट मैं बता रहा हूं। अच्छा बताओ,
पहले ऑनलाइन टेस्ट में कितने अटेम्प्ट करेक्ट हो सकते हैं? देखो मैं आपको बता रहा हूं, होगा 40। सिर्फ 40 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी आदत अब तुक्का मारने की नहीं बनी है। आपने अपनी आदत में क्या चेंज किया कि आंसर आ रहा है सर। तुक्का कौन मारता है जिसको आंसर नहीं आता? मैं बता रहा हूं कि पहले दिन, पहले से लेके 10 तक आपके अटेम्प्ट ही 40 होंगे। मार्क्स हो सकता है कि आपके 43 आए। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे भी 43 मार्क्स मिलेंगे। पता है क्यों? एक्यूरेसी का मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। आईबीपीएस क्या करता है कि अगर आपने 20 क्वेश्चन मैथ्स के अटेम्प्ट किए हैं और 20 के 20 सही है ना, तो आपको मार्क्स जो मिलेगा वो मिलेगा 22 या फिर 23। 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा एक्यूरेसी के मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन में। एसएससी में भी यही सीन है। तो पहले से 10 तक 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। अगले 11 से लेके 20 तक 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 21 से लेके 30 तक आपका अटेम्प्ट 70 से 75 हो जाएगा। और जब आप 31 से लेके 40 तक रहोगे ना, तो आप उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि लोग सोचने के लिए तरस रहे होंगे कि यार मैं आ जाऊं। आपका अटेम्प्ट कभी मिनिमम तो 80 होगा, कभी कभी आप 96 तक पहुंचो। सोनू जो थी वो 4 महीने पहले, मैं बता रहा हूं, 40 क्वेश्चन करते करते टाइम चला जाता था। लेकिन मैंने बोला कि गिन के 50 क्वेश्चन देना ही देना है, 50 ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना ही देना है। उसके अटेम्प्ट 80 और 96 होने लग गए। हर अच्छी चीज टाइम लेती है। अब इसके अलावा सक्सेस पाने का दूसरा कोई रोड मैप है ही नहीं। रोड मैप तो छोड़ो, ये ब्लूप्रिंट भी किसी टीचर के पास नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मिल गया कहीं किसी बुक से पढ़ के। मैं तुमको बता रहा हूं, ये मैं हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं पर्सनली पीछे लगा हुआ हूं उनके। एक एक चीज मेरी आंखों के सामने मैंने रखी है, तब मुझे जाके ये पैटर्न पता चला कि अरे इंसान के साथ ऐसा होता है। और दुनिया में हर बड़ा निर्माण ऐसे ही होता है भाई। ऐसे ही थोड़ी ना बोल दिया कि राम मंदिर भाई 2024 में बना के देंगे। बनना तो शुरू हो चुका है, लेकिन खुदाई होगा, समतल होगा, नीचे देखेंगे गैप तो नहीं है, कम से कम 400 फीट नीचे तक पानी भर के रखते हैं कि पोल तो नहीं है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंजीनियरिंग हो रहा है, हर छोटा काम ऐसे ही होता है। इसको जो बोलते हैं ना, जो आपके साथ हो रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। पहले दिन बहुत लेस रिजल्ट मिलता है, दूसरे दिन आपको लगेगा कि बहुत लेस है, 15वें 16वें दिन बाद ये इतना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और तुम समझो, एक छोटा सा एग्जांपल। अगर मैं दो आदमी पकड़ लेता हूं भाई, एक समीर को पकड़ लेता हूं, एक विश्वजीत को पकड़ लेता हूं। मैंने दो चॉइस दिए हैं। पहली चॉइस दी कि बताओ मैं तुमको आज के आज ही 5 लाख रुपए दे दूं, और दूसरी चॉइस दी कि मैं आज 1 रुपए दूंगा तो नेक्स्ट टाइम आपको डबल करके मिले। तुमको पता है कि छोटे लोग, छोटी सोच के लोग, बहुत लिमिटेड लोग, जिनकी संख्या 90% से ज्यादा है, वो यही चूज करेंगे कि सर आज के आज ही 5 लाख दे दो, मैटर खत्म करो। तुम मुझे कैलकुलेट करके लाओगे, मैथ्स वाले खासकर। आज 1 रुपए दिया तो कल मैं कितना दूंगा? 2। परसों क्या दूंगा? 4। 1 2 4, फिर 8 16, फिर 32, फिर 64, फिर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 64 के बाद 128, 8 हो गया, फिर 200, 256, फिर 512, फिर 1024। पहले दिन से लेके 25वें दिन तक तुमको लगेगा कि सर क्या चल रहा है मेरी जिंदगी। आप उतना ही मेहनत से काम कर रहे हो, जी तोड़ मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन पहले से लेके 25वें दिन तक तुमको लगेगा कि सर क्या चल रहा है।
25वें दिन के बाद मामला बदलना शुरू हो जाता है। एक टास्क और मैं दे रहा हूं तुमको 30 दिन का ऐसे लिख के आना है और देखना है कि 30वें दिन तुमको कितना मिला। तब पता चलेगा कि भाई असली खेल तो जिस दिन मेहनत शुरू कर रहे हैं उस दिन से नहीं है, उतनी ही मेहनत अगले 25-30 दिन तक अगर कोई लगातार करेगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मुझे ये मिलना चाहिए, उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। जादू होगा 25वें दिन के बाद। आप मोबाइल यूज करना, कैलकुलेटर यूज करना, देखना कि जिस दिन 30वां दिन होगा उस दिन उसको क्या मिलेगा। ये डिफरेंस है एक सही माइंडसेट वाले आदमी में और घटिया माइंडसेट वाले आदमी। तुमको इसमें आना ही नहीं है। तुम जो आज मेहनत कर रहे हो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट में ही साथ देगा, क्योंकि आप मार्क्स बहुत अच्छे से देखो, आपके अटेम्प्ट अच्छे से देखो, ये धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। और दिक्कत इसमें नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा है, दिक्कत ये है कि ऐसा होगा तुमको पता ही नहीं है। जिस दिन इतनी श्योरिटी आ जाएगी कि यार यार ये करना है, ये 25-30 दिन बाद कुछ अच्छा देगा, उस दिन आदमी के अंदर आता है इत्मीनान। जिनको ये पता नहीं है प्रोसेस की दुनिया इसी तरीके से काम करती है, हर फील्ड में इसी तरीके से काम होता है। आखिरी में पहुंचते पहुंचते इतना अच्छा होना शुरू होता है, लेकिन आखिरी तक टिके रहना बड़ा जरूरी। आपके साथ ये होगा। और जब भी आप कोई रोड मैप बनाते हो, रोड मैप कभी भी सुन के देख के नहीं तैयार होता, आपके पास पेपर पे वो रोड मैप बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए। जब आप लिखते हो ना तो आप 100% चीजों को अंदर भेजते हो, क्योंकि आप गाते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, चलते फिरते सोच सकते हो दूसरा कुछ, लिखते वक्त आप कुछ नहीं सोच सकते। दिमाग की सबसे खास चीज ये है कि आप पढ़ते वक्त बहुत कुछ सोच सकते हो, लेकिन लिखते वक्त आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो आप सोचोगे वही लिख दोगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि घर में आप कॉलेज के टाइम पे आप अपना नोट्स बना रहे थे, फेयर कॉपी, और कोई यहाँ गाना गा रहा था तो आपने गाना लिख दिया? ऐसा लगभग लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि आप वही सोचते हो, वही लिखोगे जो आप सोच रहे हो। इसलिए ये सब आपके पास पेपर पे होना चाहिए, फोटो भी इसका नहीं निकालना है भाई। इसका एक फोटो निकाल के पेपर पे अच्छे से लिखो, और इतना साफ सुथरा लिखो कि आपको जब भी ऐसा लगे कि यार बड़ा कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो आपको याद आ जाना चाहिए भाई शुरू में तो कम ही होना है, शुरू में कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। यही प्रोसेस है। यानी 6 महीने ये वाले बच्चों और अगले 2 महीने और। इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो आप क्या बताओगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इसका खाली 20% रोल है, इसका 80% रोल। लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है कि नहीं सर ये छोड़ के ये कर लेंगे। समझ रहे हो? ये तो वही बात होगी, एक लड़का इंक्वायरी पे मेरे से पूछा, सर कितने महीने में सरकारी नौकरी लगती है? मैंने बोला कि 6 महीने में। तो बोला ठीक है 6 महीने बाद आता हूँ। समझ रहे हो? अगर आपके पास रिटर्न में कुछ है ना, तो आपको लगने लग जाएगा कि नहीं यार आप इसीलिए बने। इसलिए जो टास्क मैंने आपको दिया है वो करके आना। ये दुनिया की मैंने तुमको बहुत बड़ी सीख दी है भाई। ये मैं नहीं सीख पाया था अपनी जिंदगी के 28 साल में। मुझे लग रहा था, मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूं, मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूं कि मेरे मोटिवेशन का सबसे तगड़ा जुगाड़ क्या मिला मुझे, मैं किसी को नहीं सुना आज तक। हाँ, किताबें पढ़ रहा हूं पिछले 2 साल से। जब भी तुमको ऐसा लगे कि तुम लाइफ में कम कर रहे हो, या फिर उतना नहीं कर पा रहे हो जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है, या फिर कैपेबिलिटी से कम परफॉर्म कर रहे हो, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि मैंने अपने ही खानदान के उन लोगों के बारे में सोचा जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। मेरे सबसे बड़े पापा 7 दादाजी थे मेरे। मेरे जो सगे दादाजी थे वो 15 साल ब्रिटिश आर्मी में सर्व किए, 15 साल अंग्रेजों की आर्मी में थे। तभी देश आजाद हो गया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सबको लेटर लिखा कि यार जितने भी ब्रिटिश आर्मी वाले थे, क्या अपनी इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करोगे क्या?
तो मेरे दादाजी इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर ली। 15 साल वहां, 15 साल यहाँ, 30 साल सर्व किया उन्होंने, और दोनों का पेंशन मिलता था। देश आजाद होने के बाद भी उन आर्मी वालों को पेंशन आया ब्रिटिश से। ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से भेजती थी विक्टोरिया कॉइन चांदी के। अब दादाजी के बच्चे जो सबसे बड़े वाले पिताजी हैं मेरे, वो एमएससी हैं केमिस्ट्री से। जब उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की थी तो केमिकल फैक्ट्री में कलर बनाते हैं वो, तो कलर बनाते वक्त जो साचा नीचे पीतल का होता है ना, पीतल ही यूज करते हैं क्योंकि दूसरा मटेरियल केमिकल के साथ रिएक्शन करता है। तो उस पीतल के साचे में कलर चिपक जाता था। एमएससी किया हुआ लड़का कलर धोने का काम करता था पहली जिंदगी की शुरुआत में। आज मेरे बड़े पापा के पास 3 खुद की केमिकल फैक्ट्रियां हैं। अभी आज नहीं मिला है, मेरी एज हो गई 30 साल में, ज्यादा से ज्यादा 20 साल पहले जाऊं तो 20 साल पहले पापा के पास 3 खुद की केमिकल फैक्ट्री। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे लिए जो है, उनके जो लड़के हैं, इस समय इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है, और अयोध्या एयरपोर्ट उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मेरा भाई बना रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंजीनियर उसके साथ कंसल्टेंसी मांगते हैं कि भाई बताओ कैसे बनाए, क्योंकि उसने जिंदगी में इतने एयरपोर्ट बनाए हैं। अगर बाहर की कंट्रीज जहां पे बड़े बड़े कांच की बिल्डिंगें बनती है ना, जैसे ये टफिन ग्लास है ना, इसकी जो बिल्डिंगें बनती हैं कांच की, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर छोटे मोटे बड़े जो सिटीज हैं, अगर उस सिटीज में 10 बिल्डिंग बन रही है तो 7 मेरा भाई बनाता है। मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया का टॉप 10 फसाड कंसल्टेंसी कंपनी में एक आता है मेरे सगे बड़े पिताजी का लड़का। दूसरा मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मेरे जो दूसरे बड़े पापा हैं गोवा में रहते हैं, उनका लड़का अल्ट्राटेक में जनरल मैनेजर है, और उन्होंने पढ़ाई की है एनआईटी से। इन लोगों ने जिंदगी में वहां से शुरुआत किया जहां पे रहने में लोगों को शर्म आती है। मेरे बड़े पापा के पास फैक्ट्री रहते हुए भी भाई जब निकला इंजीनियरिंग करके तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं फैक्ट्री का मालिक नहीं बनना चाहता। मेरा भाई पल्सर बाइक था उसके पास, और 1x1 की कांच की मोटी सी प्लेट आती थी जो बिल्डर को दिखाना पड़ता था सैंपल के तौर पे कि हमारा कांच ये है। भाई एक कांच कम से कम होता है 2.5 किलो का, और वैसे उसके पास 40 से ज्यादा सैंपल पड़े रहते थे। तो पल्सर पे इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा भाई 3 से 4 साल धूल माटी फाँक के आया है, और आज उस कंपनी का मालिक है जिस कंपनी में उसने नौकरी करना शुरू किया था। उसके मालिक ने इंडिया और दुबई में बड़ा कारोबार था तो इंडिया के सारे शेयर ही उसको बेच दिए। और मेरा जो अभी अल्ट्राटेक में जनरल मैनेजर है भाई, वो मुंबई यहाँ पुणे में एमबीए करने के लिए आया था, और सिम्बायोसिस जहाँ है ना, उसके सामने के एरिया में घर पे ऐसे दरवाजा खटखटा खटखटा के किताबें बेचता था मोटिवेशनल, एमबीए करने के लिए। तो तुम शुरुआत जहां से करते हो वहां से सक्सेस का एक्सपेक्टेशन करना ही मत। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है इन सबको के बारे में मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि जिस खानदान के लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं भाई, वही खून तो मेरे अंदर है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डीएनए तो वही है ना। सोचो कि कहीं ना कहीं कुछ कमी तुम्हारे अंदर है, तभी डीएनए सेम होने के बाद भी, खून वही होने के बाद भी वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं। इससे बड़ा जिंदगी में मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। अपने खानदान में किसी बड़े आदमी के बारे में सोचना और देखना कि यार जब यही खून है, यही डीएनए है, तो वो ज्यादा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। ये यकीन रखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और जिस दिन तुमने ये यकीन रख लिया कि यार तुम कर सकते हो, उस दिन रास्ता खुलने शुरू होंगे। लेकिन ये सारा खेल इसी का है भाई। ये अपनी जिंदगी में तुम्हें अप्लाई करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये बात मैं तुमको पहले दिन बताता तो तुमको घंटा कुछ नहीं समझ आता। तुमको लगता है कि यार क्या बात है सर तो बोलते थे कि यार मैथ रीजनिंग पढ़ के पेपर निकलता है। ये वहम की बात है। 50% हम जो कर रहे हैं क्लास में ये उसका स्ट्रक्चर है, 50% वो है जो दिखता तो नहीं है लेकिन है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना।
आज का टास्क बहुत सीरियसली कंप्लीट करना है। मैं टास्क याद दिला देता हूं कि पहला मैंने बताया था कि अपने जिंदगी का एम बनाओ। 5 चीजों के बारे में आपको लिखना है अगले 5 साल के लिए। फैमिली लिखना, पहले साल ये अचीव करना है, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये लिख के आना है। और जो दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट काम आपको दिया, और ये जो लिखना ना भाई, ब्लैंक पेपर पे अच्छे राइटिंग में लिखना, तब तक अपने पास रखना है जब तक तुमको ये मिल ना जाए। दूसरा, आज का जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है ना ये वाला, इसका एक अच्छा फोटो निकालो भाई, इसको एक बेहतरीन पेपर पे लिखना। क्योंकि तुम्हारे साथ जंगल में मैं जब तुमको भेज रहा हूं तो तुम्हारे साथ होगा क्या क्या ये मैं बता के भेज रहा हूं कि वहां गीदड़ भी मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे, सांप भी मिलेगा, चीता भी मिलेगा। मैं तुमको हर दाव सिखा के भेज रहा हूं कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है, इसकी तैयारी रखो। ये मुझे ऑन पेपर, बड़े से पेपर पे लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन मुझे तब तक ये तुम्हारे साथ चाहिए जब तक तुमको गवर्नमेंट जॉब करना है। अरे मयूर क्या खा रहा है? वो भी अकेले अकेले खा रहा है। क्या खा रहा है ऋषिकेश? किस नाम है तेरा, क्या नाम है? क्या खा रहा है रे? अकेले अकेले खा रहा है तू? ठीक है। देखो कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन बाद में कोई ना कोई बताने वाला चाहिए कि नहीं यार खेल तो बड़ा अजीब है। ये ऑन पेपर होना चाहिए भाई, एकदम अच्छे से ऑन पेपर रखना, क्योंकि जब तुम आज लिखोगे